अमृतपाल सिंह। देश भर में उसकी चर्चा हो रही है। ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू हो गया था और उसके साथियों को निकालने की कोशिश में लगी आज 1.8 मिलियन से ज्यादा लोग भारतीय मूल के हैं और इनमें से सिख समुदाय देश की जनसंख्या का 2.1% है। यानी कनाडा में सिखों की संख्या भारत के बाहर सबसे ज्यादा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी देश में 40 साल पहले एक ऐसी घटना हुई जिसने भारत और कनाडा के रिश्तों को हमेशा के लिए बदल दिया। 1985 में एयर इंडिया की फ्लाइट 182 को बम से उड़ा दिया गया, जिसमें 329 लोग मारे गए। और ये बम कहां से आया? कनाडा से। जी हाँ, इस हमले के पीछे कनाडा में रहने वाले कुछ सिख सेपरेटिस्ट्स थे। तो सवाल ये है, कनाडा कैसे बन गया एंटी इंडिया फोर्सेस का सेफ हेवन? आज इस वीडियो में हम बात करेंगे खालिस्तान मूवमेंट की हिस्टोरिकल रूट्स की, जो कनाडा में कैसे शुरू हुई और आज तक क्यों चर्चा में है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। 1970 और 1980 का दशक भारत के लिए मुश्किल भरा था। पंजाब में खालिस्तान मूवमेंट अपने चरम पर था। ये एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट था जिसका मकसद था पंजाब को भारत से अलग करके एक सिख राष्ट्र बनाना। लेकिन भारत में इसकी जड़ें कमजोर पड़ने के बाद ये आग कनाडा पहुंच गई। क्यों? क्योंकि कनाडा में उस वक्त सिख डायस्पोरा तेजी से बढ़ रहा था। 1981 में कनाडा की सेंसस के मुताबिक वहां 67,000 सिख थे, जो 20 साल बाद 2001 तक बढ़कर 2,78,000 हो गए। आज ये संख्या 7 लाख से ज्यादा है और इनमें से कुछ लोगों खालिस्तान के सपने को जिंदा रखा। अब आते हैं उस एयर इंडिया बॉम्बिंग पर। 23 जून 1985 को एयर इंडिया का बोइंग 747 आयरलैंड के पास क्रैश हुआ। इस हमले को अंजाम देने वाले थे बब्बर खालसा के सदस्य, एक सिख मिलिटेंट ग्रुप जो कनाडा में एक्टिव था। जांच में पता चला कि बम वैंकूवर में बनाया गया था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस मामले में मुख्य सस्पेक्ट्स को कनाडा की कोर्ट ने 2005 में बरी कर दिया। क्यों? क्योंकि सबूतों की कमी थी। भारत के लिए ये बहुत बड़ा झटका। 329 लोगों की मौत के बाद भी जस्टिस नहीं मिला और कनाडा पर सवाल उठने लगे कि क्या वो वाकई एंटी इंडिया एलिमेंट्स को पनाह दे रहा है। ये सिर्फ एक घटना नहीं थी। 1980 के दशक में कनाडा के गुरुद्वारा सिखों के पूजा स्थल खालिस्तान सपोर्टर्स के लिए मीटिंग पॉइंट्स बन गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक उस वक्त कनाडा में 10 से ज्यादा रेडिकल सिख ग्रुप्स एक्टिव थे। इनमें से कुछ ने फंडरेजिंग की तो कुछ ने प्रोपेगेंडा फैलाया। और कनाडा की सरकार ने क्या किया? ज्यादा कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि कनाडा का कानून फ्री स्पीच और एसोसिएशन को बहुत प्रोटेक्शन देता है। 1982 में लागू कैनेडियन चार्टर ऑफ राइट्स एंड फ्रीडम्स के तहत हर किसी को अपनी बात रखने का हक है, चाहे वो कितना भी कंट्रोवर्शियल क्यों न हो। अब आंकड़ों की बात करें, कनाडा में सिखों की पॉलिटिकल पावर भी बढ़ती गई। आज ब्रिटिश कोलंबिया और ओंटारियो में सिख वोटर्स का दबदबा है। 2017 में जगमीत सिंह न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर बने। ये कनाडा की एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है और इन इलाकों में सिखों की आबादी 5% से ज्यादा है। तो क्या ये सिर्फ संयोग है कि खालिस्तान का मुद्दा कनाडा में जिंदा रहा? शायद नहीं। कनाडा की सरकार पर दबाव था कि वो सिख कम्युनिटी को नाराज न करे और इसी वजह से कई बार इंडिया की शिकायतों को इग्नोर किया गया। फिर समय बदला लेकिन कहानी वही रही। 2023 में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या ने फिर से इस मुद्दे को हवा दी। निज्जर को भारत ने 2020 में टेररिस्ट घोषित किया था, लेकिन कनाडा ने उसे असाइलम दिया। उसकी मौत के बाद कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि इसमें इंडिया का हाथ हो सकता है। नतीजा, दोनों देशों में डिप्लोमेटिक टेंशन बढ़ गए। 2024 में दोनों ने एक दूसरे के डिप्लोमेट्स को एक्सपेल कर दिया और भारत का कहना है कि कनाडा ने पिछले 10 साल में 26 एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट में से सिर्फ 5 पर कार्रवाई की। तो दोस्तों, ये थी खालिस्तान मूवमेंट की कनाडा में हिस्टोरिकल रूट्स की कहानी। एक तरफ 1985 का एयर इंडिया बॉम्बिंग, दूसरी तरफ सिख डायस्पोरा का बढ़ता इन्फ्लुएंस और बीच में कनाडा की लिबरल पॉलिसीज। इन सब ने मिलकर कनाडा को एंटी इंडिया फोर्सेस के लिए एक सेफ हेवन बना दिया। लेकिन क्या ये सिर्फ परसेप्शन है या सच में कनाडा भारत के खिलाफ कुछ कर रहा है? आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट में बताइए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। अगली बार फिर मिलते हैं
एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।